नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की, एनएआई की। क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले करीब डायरेक्टर एनएआई ने कहा था कि हमारे पास 62, 65 और 1971 वॉर के कोई भी दस्तावेज नहीं है। इस बात को लेके फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई कि सरकार क्या चाहती है, सरकार का मंतव्य क्या है इस प्रकार की जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं उनको एनएआई को सबमिट न करने का। फिर इस बात का मतलब ही क्या रह जाता है कि एनएआई जैसा संस्थान भारत के दिल में यानी कि दिल्ली में विद्यमान है और उसके पास सभी रिसर्च स्कॉलर्स या अन्य किसी विद्वान की आवश्यकताओं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए दस्तावेज सबमिट किए जाते हैं। इस बात को देखेंगे कि क्यों नहीं है दस्तावेज एनएआई के पास में। हालिया कंट्रोवर्सी हम देखेंगे कि विवाद क्या है और एनएआई दरअसल अपने आप में क्या है, क्यों बनाया गया था, इसके कार्य क्या है वगैरह वगैरह, और क्या रिकॉर्ड होना गलत है या सही है, क्या सरकार का इसमें कोई मंतव्य है या फिर ये बहुत ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है जो सरकार कर रही है। और अंत में एक प्रश्न देखेंगे। ये खबर है, जैसे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टर जो है एनएआई के, उन्होंने कहा था कि अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एनएआई को, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को, लेकिन हम उनके पास 1962, 71 और जो 65 और है उसकी कोई फाइल्स अवेलेबल नहीं है, जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं वो। क्या है एनएआई? एनएआई को आप अगर ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो बहुत इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे कि वो भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो अपने बारे में, अपने प्रशासन के को और अधिक बेहतर बनाने के लिए और भारत को और थोड़ा सा ज्यादा जानने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। इसमें सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं वो है जनसंख्या गणना का, जिसको जनगणना भी बोलते हैं। तो जनगणना से लेकर के जो भी आंकड़े अंग्रेज अफसरों ने इकट्ठा किया, आप देखेंगे कि भारत में ऐसे बहुत सारे अफसर रहे जिन्होंने अलग अलग तरीकों से आंकड़े इकट्ठा किए। एक नाम आपने सुना होगा, कर्नल जेम्स टॉड का, जिन्होंने राजस्थान पर बहुत काम किया था। इसके अलावा कई अंग्रेज अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने भारत के पशुधन पर काम किया, कईयों ने भारत के फूलों और जो बॉटनी में जो विधा आती है उस पर बहुत काम किया, जनजातियों पर कई लोगों ने काम किया। अनेक तरह से अंग्रेज अफसर इस तरह के कार्य करते थे। तो वो जो भी चीजें इकट्ठा करते थे या भारत के बारे में वो जो भी जानते थे, भारत की कार्यप्रणाली जिस प्रकार से अंग्रेज चलाते थे, तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होती थी। और डॉक्यूमेंट करने के साथ साथ ताकि आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए और आने वाले अंग्रेज अफसरों के लिए जो सिविल सेवा के अधिकारी होते थे उनको भारत के बारे में बेहतर जानकारी मिले, उनके लिए एक संग्रहालय बनाया गया था। कब? 1791 में। और 1791 से बना यह संग्रहालय अब तक चलता आ रहा है। इसे पहले इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बोला जाता था। तो इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से चलते चलते ये आज बन गया है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, आजादी के बाद तक। तो ये इसका इतिहास था। अभी कंट्रोवर्सी ये हुई कि चंदन सिन्हा जी जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर डीजी जिनको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल्स अवेलेबल नहीं है। अब चूंकि रवायत ये है कि सारी फाइलें होनी चाहिए, 25 साल से पहले की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो एनएआई को सबमिट कर दी जानी चाहिए। प्रोसेस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी चूंकि नहीं हुई है तो बहुत सारे लोगों का, और खासकर जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं और जो जानकार हैं इस प्रोसेस के नेशनल आर्काइव्स कितना इंपॉर्टेंट है, फाइल्स, सरकारी दस्तावेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका ये कहना है कि इससे हम इतिहास को गुमराह करेंगे और इतिहासकारों को गुमराह करेंगे एक तरीके से। क्योंकि जब नैरेटिव बनता है इतिहास में तो वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि आपको सारे पहलू किसी बात के पता रहे। अब मान लीजिए कि सुभाष बोस जी पर पीछे भारत सरकार ने 2016 में कुछ फाइल्स को डिक्लासिफाई किया था और उन्हें पब्लिक के लिए जारी कर दिया गया था, प्रदर्शनी भी लगाई थी एनएआई ने। तो अगर वो फाइल्स हमारे पास नहीं है, अगर वो परिप्रेक्ष्य हमारे पास नहीं है, हमारे से मतलब इतिहासकारों के पास नहीं है, तो हम किसी भी फैक्ट की दूसरी साइड नहीं देख पाएंगे कभी भी। तो ये कहना है इतिहासकारों का कि आप नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हो या इतिहास को कंट्रोल करना चाहते हो, और जो सूरत हाल है, जो दरअसल फैक्ट्स हैं, उनको आप मिसलीड करना चाहते हो। ऐसा करके ये जो सारी फाइल्स हैं इनके न होने से ऐसा होने वाला है। और इससे क्या होगा कि हम अपना इतिहास खो देंगे। क्योंकि 62 चलिए हम हारे, लेकिन 71 में हम जीते, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई हुई, तो उसकी फाइल्स हमारे पास न होना
आज से 100 साल बाद जब हम जानेंगे 71 के युद्ध के बारे में, तो हमारे पास डिजिटल डेटा के अलावा क्या होगा? और डिजिटल डेटा की अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमारे पास सरकारी दस्तावेज होने बहुत आवश्यक हैं, जो नहीं है, और ये चिंताजनक है। एनएआई क्या है? एनएआई नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने आपसे कहा। जो इसका हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका काम यह है कि जो गैर वर्तमान सरकारी अभिलेख है उनका भंडारण करना है। गैर वर्तमान यानी कि जो पिछले, इसका करीब करीब 25 साल इसको माना जाता है कि 25 साल से पुरानी जो भी फाइल्स होती हैं, यानी कि जिनका अभी करंट रेलेवेंस कुछ नहीं है, जिनके अभी जारी करने से किसी देश के साथ हमारे संबंध नहीं खराब होंगे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंध खराब नहीं होंगे, किसी संस्था के साथ नहीं होंगे, तो उन सारे दस्तावेजों को, उन अभिलेखों को एनएआई को सौंप दिया जाता है, ताकि वहां से रिसर्चर्स देख सकें, पढ़ सकें, आम जन आ सके और अपने इतिहास के बारे में कुछ जान सके, सीख सके। ये इसका मूल उद्देश्य होता है। या किसी पर्टिकुलर घटनाक्रम के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहां से देख सकते हैं। प्रशासकों और स्कॉलर्स के लिए उपयोगी होता है, जो रिसर्च स्कॉलर्स जो पीएचडी वगैरह करते हैं या कुछ किताब लिखते हैं, उनके लिए आवश्यक है। अगर जो किसी विशेष घटना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उससे जुड़े जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं वो आपको एनएआई में मिल जाएंगे। और प्रशासक, जैसा कि अंग्रेजों का ये मूल मंतव्य यही था कि प्रशासकों को कम से कम पता रहना चाहिए कि आपके इतिहास में क्या गुजरी है, आपसे पहले वालों ने जो प्रेसिडेंट सेट किए हैं वो कौन से हैं। 1891 में, शायद हमने पीछे 1791 लिखा तो वो 1891 होगा, और इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग इसे बोलते थे, इंपीरियल आईआरडी से कहा जाता था, जिसका नाम बदलकर बाद में एनएआई कर दिया गया है आजादी के बाद से। और इसे 1998 में 6 जुलाई, शायद अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो ये 1998 में पब्लिक किया गया था। पहले इसमें जाने की अनुमति सिर्फ स्कॉलर्स को थी या ऐसे व्यक्तियों को जो किसी रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, लेकिन बाद में इसे के.आर. नारायणन उस वक्त हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने, उनके आदेश पर इसे खोला गया था। आम जनमानस के लिए भी नई दिल्ली में ये है। और केवल सरकार, ये बहुत विशेष है कि इसमें बाकी कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। सरकारी है तो सरकार के रिकॉर्ड रहेंगे, और उसके जो संगठन है या जो जितनी भी बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी क्वासी जुडिशियल, जितने भी प्रकार की बॉडीज होती हैं उनके ही रिकॉर्ड्स रखता है। और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि 2 तरीके की इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड और डीक्लासिफाइड। तो सरकार जिस इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाई करती है, यानी कि जिसके जारी करने से सरकार को या सरकारी व्यक्तियों को या भारत के साथ किसी दूसरे देश के संबंधों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे प्रकार की जानकारी को डीक्लासिफाइड बोलते हैं। और उसे ही सरकार जारी करती है, उसे ही आम जनमानस के लिए खोला जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अब इतने बढ़ चुके ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, हाइपर ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वैसी दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव हो सकती है उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो 25 साल का जो समय निश्चित किया गया है वो एक बफर पीरियड आप उसको मान सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं दस्तावेज? दस्तावेज प्राप्त करने की एक सिंपल प्रोसेस है जो 1748 से शुरू हुई थी। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेज सरकार पहले भी करती थी ब्रिटिश भारत में, लेकिन उसको एक मैनरिज्म के थ्रू लाया गया 1891 में। तो 1748 से प्रोसेस होल्डिंग की जो है वो शुरू हुई थी, दस्तावेज इकट्ठा करने की शुरू हुई थी। और अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू, यानी कि मोटा मोटी ये मानिए कि जितनी भी भाषाएं भारत में उस वक्त प्रिवेल करती थी जो एक लार्जर ग्रुप को कैटर करती हों, उन सब भाषाओं में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार का ये करना है कि क्योंकि डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है तो सारी जानकारी आपके डिवाइस पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो सरकार ने प्रयास किया, और खासकर 2014 के बाद से प्रयास लगातार होते रहे कि सारी इंफॉर्मेशन को, जितने भी हमारे पास है आर्काइव्स में, उसको हम ऑनलाइन कर दें। और ऑनलाइन करने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसे अभिलेख पटल कहते हैं। आप भी इसे जाके सर्फ कर सकते हैं। अभिलेख पटल पर आप जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और जितनी भी फाइल्स हैं, ये फाइल्स करीब 1.25 लाख हैं, 1,27,136 इतनी फाइल्स हैं। इन सब को आप देख सकते हैं, इन सब को आप सर्फ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी चूंकि बहुत कम समय है, फाइल्स बहुत ज्यादा हैं, इतनी फाइल्स 1,27,000 बहुत ज्यादा होती हैं, तो करीब करीब इतनी ही या इससे ज्यादा फाइल्स अभी बाकी हैं, उनको डिजिटाइज करना बाकी है। समय समय पर चेताया जाता रहा है। पीछे राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने भी कहा था कि रक्षा मंत्रालय की सारी फाइल्स आप डिजिटाइज करिए, लेकिन नहीं आई। कुछ फाइल्स आई, कुछ नहीं आई, वो रह गई हैं। किसके अंतर्गत होता है, कौन सा कानून है?
कानून है सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993। इसमें कहा गया कि 25 वर्ष से जो अधिक पुरानी फाइल्स हैं वो एनएआई को स्थानांतरित करनी होंगी, और वहीं से इसी अधिकार के तहत एनएआई जो है वो अपनी फाइल्स को प्राप्त करता है और जनता के लिए खोलता है। 93 में ये अधिनियम आता है और 98 में जनता के लिए इसे खोल दिया जाता है। लेकिन जानकारी बस क्लासिफाइड ना हो, सिर्फ डीक्लासिफाइड हो। सरकार जो डीक्लासिफाई करेगी वो जानकारी यहां पर आएगी, और ये डिसाइड करना केवल मंत्रालयों के और विभाग के अंतर्गत आता है कि हम कौन सी जानकारी को क्लासिफाइड मानते हैं, कौन सी को डीक्लासिफाइड मानते हैं। तो ये मंत्रालयों के विवेकाधीन छोड़ा गया है। अब देखिए, अब सवाल यह है कि दरअसल गलत है या सही है किसी प्रकार की जानकारी का न होना। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि क्लासिफाइड जानकारी को अगर हम जारी कर देंगे तो हो सकता है हमारे विदेशिक संबंध किसी के साथ खराब हो जाएं, कोई व्यक्ति जो सत्ता में है कहीं पर या सत्ता से बाहर है उससे हमारे संबंध खराब हो जाएं, या किसी कॉन्स्पिरेसी को हम हवा दे दें, ठीक। लेकिन फिर भी ऐसी जानकारी का न होना, एक हम इस निष्पत्ति पर नहीं पहुंच रहे कि ये बुरा है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि 151 कुल मंत्रालय और विभाग हैं भारत सरकार के, जिनमें से एनएआई के पास केवल 36 मंत्रालय विभागों की जानकारियां हैं और 64 एजेंसियों के रिकॉर्ड हैं। तो आप समझिए कि ये करीब करीब 60 मंत्रालय विभाग एजेंसी मिला के इतने बचते हैं जिनकी कोई जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है। तो अगर ये जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं है तो ये स्कॉलर्स के लिए खुली हुई नहीं है, यानी कि हम इस संबंध में इतिहास से महरूम हैं। हम इस संबंध में कोई इतिहास नहीं जान पाएंगे कि अगर मान लीजिए फॉर से कि रक्षा मंत्रालय की कोई जानकारी है, कोई ऑपरेशन है जो भारत सरकार ने किया है रक्षा मंत्रालय के अधीन, लेकिन उसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं है। आप सूत्रों के हवाले से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में रिटर्न में दस्तावेजों के साथ आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो उसका इतिहास आप कैसे बताएंगे? ये समस्या है। और केंद्रीय मंत्रालय एनएआई का कहना है कि केंद्रीय मंत्रालय जानकारियां साझा नहीं करते हैं, और इसी क्रम में युद्ध की जानकारी भी साझा नहीं की गई थी। अब हो सकता है ये एक रेगुलर प्रोसेस हो सकता है ये जानबूझ के किया गया हो सकता है ये हमारे जो विदेशी संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उनको सुधारने के लिए या बरकरार रखने के लिए किया गया हो। बहुत सारे इसमें पहलू हो सकते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो ये हैं कि जानकारी नहीं है एनएआई के पास में। एनएआई हालांकि समय समय पर कोशिश करता है कि इस प्रकार की जानकारियों को लोगों के साथ साझा किया जाए, और सरकार के भी प्रयास रहे, जिसमें से एक मुख्य प्रयास 2016 में हुआ था, जब एक कॉन्स्पिरेसी को हवा मिली थी कि फैजाबाद में बस्ती में रहने वाले एक बाबा थे जिनका नाम था गुमनामी बाबा। तो ऐसा कहा गया कि वो सुभाष बोस थे। उसके बेसिस पर अनुज धर नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने काफी रिसर्च की और किताबें लिखी उसके बारे में, और ये सत्यापित करने की कोशिश की कि वही बाबा जो है वो सुभाष बोस थे, और काफी सूत्रों के हवाले से भी उन्होंने लिखा है। आप वो किताब पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। तो सरकार ने इसको थोड़ा सा शायद उनके दबाव में या उनको और ज्यादा स्पष्टीकरण देने के लिए सुभाष बोस की फाइल्स को भी डिक्लासिफाई किया 2016 में, और फिर जब 70 वर्ष जम्मू कश्मीर विलय के हुए थे तब द जम्मू एंड कश्मीर सागा नाम से एक प्रदर्शनी लगाई थी। और समय समय पर ऐसी बहुत सारी प्रदर्शनियां एनएआई लगाता रहता है। आप विजिट भी कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में हैं तो, और इन जनरल अगर आपको शौक है अभिलेखों का तो आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप सर्फ कर सकते हैं। 2021 में जैसा कहा कि राजनाथ सिंह जी ने टिप्पणी की थी, और उसके बाद कहा कि कुछ फाइलें आप ट्रांसफर कर दीजिए रक्षा मंत्रालय की, तो 1960 तक की 2022 से 1960 तक की करीब 20,000 फाइलें ट्रांसफर की गई हैं, जिनमें से 476 फाइलें केवल रक्षा मंत्रालय की एनएआई के पास में आई हैं। और उसके कारण ये है, जैसा हमने डिस्कस किया है, कि सुरक्षा कारण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और तत्कालीन नीतियां भी हो सकती हैं कि किसी सरकार की नीति या किसी सरकार द्वारा कही गई कोई बात हो सकता है कि हमारे किसी पड़ोसी या फिर अन्य दुनिया में किसी देश के साथ मेल न खाती हो, तो उससे हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस बात का तकाजा होने के कारण कई बार ऐसा नहीं किया जाता है कि फाइल्स को डिक्लासिफाई किया जाए। तो हमारी चर्चा आज की होती है खत्म आज यहीं पर। प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास लेखन के संदर्भ में अभिलेखागारों की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप वही चीजें डिस्कस करेंगे जो आज हमने डिस्कस की है। एनएआई की भूमिका आप बताएंगे, उसके अलावा उसका इंपॉर्टेंस क्या है इतिहास लेखन में। आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो आप शुरुआत में
इतिहास शुरू करने से पहले इतिहास लेखन के बहुत सारे उपागम पढ़ते होंगे। तो उन उपागमों में, इतिहास लेखन के उपागमों में क्या रोल हो सकता है एनएआई का और क्या रोल दरअसल है, उसकी भी चर्चा आपको करनी है। तो आज के इन डेप्थ प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव, राय, प्रतिक्रिया जो भी है, आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसके आंसर में आप क्या क्या पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।